हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो शुरू किया है उसी का पार्ट 2। पिछले चैप्टर में हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। तो आज वही से आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपने पढ़ लिए थे अम्ल के विषय में, अम्ल और भस्म के बारे में, और फिर उसके आगे लवण के बारे में। ये पार्ट 1 में था, पार्ट 1। जो भी नहीं देखे वो जाके पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइए, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। पार्ट 2 होने वाले हैं। सबसे पहला है इसमें पॉइंट, विद्युत अपघट्य क्या है। विद्युत अपघट्य क्या है? विद्युत अपघट्य क्या है? तो वैसा यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कहे तो सभी अम्ल, भस्म एवं लवण के जलीय विलयन, लवण के जलीय विलयन, ये सभी अम्ल, भस्म एवं लवण के जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करता है, अतः इनके हम लोग जलीय विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। जो भी जलीय विलयन होता है उसमें उपस्थित आयन ही विद्युत धारा का संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आइए अगला अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत अनपघट्य क्या है। विद्युत अनपघट्य क्या है? तो वैसा यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है उसे हम लोग विद्युत अनपघट्य कहते हैं। वैसा यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन नहीं करता है उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं। जैसे एल्कोहल, यूरिया, ग्लूकोज इत्यादि, इन सभी का जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन नहीं करता है, अतः इन्हें हम लोग विद्युत अनपघट्य कहते हैं। आइए आगे अब हम लोग को पढ़ना है कुछ प्राकृतिक पदार्थों में उपस्थित अम्ल। कुछ प्राकृतिक पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल उपस्थित है इनके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है संतरा व नींबू का रस। तो इसमें पाए जाते हैं सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। दूसरा है सेब, सेब में कौन सा अम्ल? तो मैलिक अम्ल। तीसरा देखिए, तीसरा है इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल। अगला है सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है अमाशय, अमाशय कहे या जठरस, इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसका pH मान 1 होता है। आगे के टॉपिक में हम लोग pH मान को भी समझेंगे, वहां पे अमाशय रस का pH मान 1 होता है, पढ़ेंगे। चाय, चाय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो टैनिक अम्ल चाय में पाए जाते हैं। कुछ और भी है, उससे हम लोग देखते हैं। कुछ और जो कट गया है तो देख लीजिए। आगे है मक्खन, मक्खन में कौन सा अम्ल पूछे जाए, कई पूछे लोग, तो आप बताइएगा ब्यूटेरिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला में भी कौन सा अम्ल? तो बताइएगा एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं आंवला में भी।
अगला प्याज, प्याज में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल। अगला है चींटी, चींटी, फिर कहे बिच्छू का डंक, बिच्छू का डंक। अगला है नेटल का पौधा, नेटल का पौधा, या कहा जाए मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक। तो इन सब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो आप बताइएगा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इसी को बोला जाता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। आइए आगे अब हम लोग कुछ और समझते हैं क्या है। अगला टॉपिक है, प्रश्न है, हमारे पेट में गैस की शिकायत क्यों होती है? इसके उपचार को लिखे। हमारे पेट में गैस की शिकायत क्यों होती है? इसके उपचार को लिखे। तो हम सबको, आपको भी पता होनी चाहिए कि हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए HCl का रिसाव होता है, HCl का रिसाव होता है। अधिक मात्रा में HCl बढ़ जाने के कारण हमारे पेट में गैस की शिकायत होती है, जिसको एसिडिटी भी कहते हैं। हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए HCl का रिसाव होता है, अधिक मात्रा में HCl का रिसाव हो जाने से गैस की शिकायत होती है। इसके उपचार के लिए एंटा एसिड, जिसे प्रति अम्ल बोलते हैं, प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? एंटा एसिड है, एसिड के प्रभाव को कम करते हैं। और इसका प्रकृति भी पूछा जाए कैसा प्रकृति होते हैं? एंटा एसिड की प्रकृति क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। एक और बात, ये जो आप इनो लेते हैं वह भी प्रति अम्ल ही है, जो अम्ल के प्रभाव को कम करने का कार्य करते हैं। तो आपने समझ लिया हमारे पेट में गैस की शिकायत क्यों होती है, इसके उपचार को लिखे। तो क्या बोले हैं? हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए HCl का रिसाव होता है, अधिक मात्रा में HCl बढ़ जाने के कारण पेट में गैस की शिकायत होती है। इसके उपचार के लिए प्रति अम्ल जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और प्रति अम्ल क्या होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला कुछ पॉइंट यहाँ आ ही गया जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे। एंटा एसिड प्रति अम्ल की प्रकृति कैसी है? तो क्षारीय है। टूथपेस्ट की प्रकृति क्या है? तो यह भी क्षारीय है। टूथपेस्ट क्षारीय होते हैं, जो हमारे मुंह में उपस्थित अम्ल को उदासीन बनाता है और दांतों को सुरक्षा भी करता है। अगला है शुक्र ग्रह पर जीवन। तो देखिए शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां का वातावरण, क्योंकि वहां का वातावरण हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के बादलों से घिरा है, के बादलों से घिरा होता है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहां का वातावरण हल्की पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है अम्ल तथा भस्म का प्रयोग रंजक के रूप में कैसे होता है। यह भी प्रश्न है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अम्ल तथा भस्म का प्रयोग रंजक के रूप में होता है, क्योंकि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है,
जबकि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो आपने देख रहे हैं कि अम्ल तथा भस्म का प्रयोग रंजक के रूप में कैसे होता है। तो अम्ल तथा भस्म का प्रयोग रंजक के रूप में होता है, क्योंकि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कुछ प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल गोभी का पत्ता, हल्दी एवं फूलों इत्यादि का रस अम्ल तथा भस्म को दर्शाते हैं। अम्ल तथा भस्म को दर्शाते हैं। यहाँ एक शब्द आया है लिटमस पत्र। तो सुनिएगा आप लोग लिटमस पत्र के विषय में। लिटमस पत्र क्या है, तो आपको जवाब देना है गुलाबी रंग का अर्क होते हैं। यानी लिटमस पत्र क्या है, कोई पूछे तो आप बताइएगा लिटमस पत्र थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे के गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होते हैं। तो यहाँ एक और भी शब्द आ गया है थैलोफाइटा। जो पादप जगत पढ़ते हैं आप लोग, तो पादप जगत को सबसे पहले दो उप जगत में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पुष्पोद्भिद पादप और दूसरा है अपुष्पोद्भिद पादप। यानी जो अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं उसको तीन वर्गों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो वहीं पर एक शब्द आया थैलोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा वर्ग के थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधा का गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होते हैं। तो आप बता दीजिएगा अब लिटमस पत्र क्या है। तो गुलाबी रंग का उदासीन अर्क है। अगला है विलयन की पहचान कैसे कीजिएगा। विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पहचान करने के लिए सबसे पहले तो आपको विलयन लेना पड़ेगा। इन विलयनों में अम्ल व क्षार का प्रयोग करना पड़ेगा। अम्ल व क्षार की जानकारी के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ विलयन हम बना देते हैं। पहला विकर हो गया, दूसरा विकर और तीसरा विकर। इसमें विलयन उपस्थित है, इसमें भी विलयन उपस्थित है और इसमें भी विलयन उपस्थित है। जब इस विलयन में नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो यह लाल हो जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि यह अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन होंगे। दूसरा है अगर इसमें हम लोग लाल लिटमस पत्र को डालते हैं, लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो यह नीला हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि यह विलयन क्षारीय होंगे। यह विलयन कैसे होंगे, तो क्षारीय होंगे। अगर इसमें नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र को डालने से कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि यह उदासीन विलयन है। तो विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान कैसे करेंगे।
सर्वप्रथम विलयन लेकर उसमें बारी बारी से लिटमस पत्र का प्रयोग करेंगे, लिटमस पत्र को डालेंगे। अगर नीला लिटमस पत्र को डालने से विलयन लाल हो जाते हैं तो वह विलयन अम्लीय होंगे। यदि लाल लिटमस पत्र को डालने से विलयन नीला हो जाते हैं तो वह विलयन कैसा होंगे? क्षारीय होंगे। यानी अब अगला है उदासीन कैसे होगा? तो अम्ल व क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब लिटमस पत्र का कोई प्रभाव, कोई रंग नहीं परिवर्तन होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे उदासीन विलयन है, उदासीन विलयन है। आइए अगला आप देखते हैं साबुन अम्ल है या क्षार, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो साबुन का सबसे पहले आपको विलयन तैयार करना पड़ेगा। विलयन तैयार करेंगे, दो बीकर में अलग अलग रख देंगे विलयन को, दो बीकर में अलग अलग रख देंगे विलयन को। और इस विलयन में ये पहला बीकर हो गया और ये दूसरा बीकर हो गया, और इसमें विलयन साबुन का रख देंगे, साबुन का विलयन इसमें रख देंगे, यानी साबुन का घोल बनाएंगे और इस दोनों में रख देंगे। जब इसमें हम लोग नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र को डालेंगे, लिटमस पत्र को डालेंगे तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह अम्ल नहीं है, क्योंकि नीला लिटमस पत्र को लाल करने का काम अम्ल का है। तो यहाँ तो कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ, अतः यह अम्लीय नहीं है। दूसरा हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अब लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को जब विलयन में डालेंगे तो देखेंगे कि यह नीला हो जाते हैं, नीला हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि साबुन कैसी है? तो यह क्षारीय प्रकृति की है, अतः यह क्षार होते हैं, क्योंकि नीला लिटमस पत्र को लाल करने का कार्य कर रहे हैं साबुन का विलयन। तो अब कोई पूछे साबुन अम्ल है या क्षार, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आप बताइएगा साबुन क्षार है। पहचान कैसे करना है? तो सबसे पहले साबुन का घोल तैयार करेंगे और दो बीकर में अलग अलग रख देंगे। प्रत्येक बीकर में सबसे पहला बीकर में नीला लिटमस पत्र को डालेंगे तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, परंतु जब दूसरे बीकर में लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि साबुन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला सूचक के विषय में, सूचक क्या है? सूचक क्या है? तो वैसा रंजक जो अम्ल एवं क्षार में अपना रंग परिवर्तन करते हैं उसे सूचक कहते हैं। वैसा रंजक जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में अपना रंग परिवर्तन करते हैं उसे सूचक कहते हैं। कुछ सूचक को देखते हैं, जैसे पहला सूचक है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र यह अम्ल में कैसा प्रभाव देंगे और क्षार में कैसा प्रभाव देंगे? क्षारीय और अम्लीय। लिटमस पत्र अम्ल में हो जाते हैं लाल और क्षारीय में हो जाते हैं नीला। इसी प्रकार दूसरा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, यह अम्ल में लाल और क्षारीय में पीला हो जाते हैं। तीसरा है फिनोल फथैलिन। फिनोल फथैलिन यह भी ऐसा सूचक है जो अम्ल में कोई रंग परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई रंग परिवर्तन नहीं, जबकि क्षारीय में गुलाबी हो जाते हैं, गुलाबी। और ये बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या है, सूचक क्या है, कोई पूछे तो आप बताइएगा। वैसा रंजक जो अम्लीय एवं क्षारीय विलयन में रंग परिवर्तन करता है उसे सूचक कहते हैं। सूचक का उदाहरण है लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, फिनोल फथैलिन और यहाँ चुकंदर भी, चुकंदर, और दूसरा लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता।
ये कैसा रंग परिवर्तन करेगा? तो यह रहेगा, दोनों का दोनों होते हैं लाल गुलाबी, लाल बैगनी, लाल बैगनी, बैगनी, यह भी है लाल बैगनी। जो अम्लीय में तो लाल बैगनी है और क्षार में जाएंगे तो अपना रंग परिवर्तन कर देते हैं, ये हो जाते हैं पीला और ये हो जाते हैं हरा। यानी चुकंदर लाल बैगनी रंग दिखाएगा अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में पीला रंग के हो जाते हैं। वैसा ही अम्ल, लाल गोभी का पत्ता अम्ल में लाल बैगनी रंग परिवर्तन करेंगे जबकि क्षारीय में हरा रंग के हो जाते हैं। तो ये वाले यहाँ इसको हम लोग देख लिए यहाँ पे। चलिए अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अम्ल भस्म की अभिक्रिया, अम्ल एवं भस्म, भस्म की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, जो पार्ट 3 में आपको देखने को अब मिलेगा, पार्ट 3 में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग और